हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस के 1000 प्रश्नों का महासंग्राम चल रहा है। तो आज 5वां दिन है, यानी आज 500 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। 4 वीडियो आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो एक बार समय निकाल कर जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी इंपॉर्टेंट और संभावित प्रश्न मैं करवा दे रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, ध्वनि तरंगों में 10 मीटर की लंबाई में 20 संपीड़न तथा 20 विरलन होते हैं। तरंग का तरंग दैर्घ्य है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि तरंग दैर्घ्य क्या है। तो तरंग संचरण की दिशा में माध्यम के किसी भी कण के एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करता है उसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं, और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ये तो परिभाषा आपको याद रखनी है। अब पूछा गया है कि तरंग दैर्घ्य पूछी गई है 10 मीटर की लंबाई में 20 संपीड़न तथा 20 विरलन। तो लंबाई मीटर में है, इसे हम सेंटीमीटर में रखेंगे। तो 10 मीटर है, सेंटीमीटर बनाएंगे, हो जाएगा 1000। लैम्डा बराबर लंबाई बटे में संपीड़न या विरलनों की संख्या। तो संपीड़न या विरलन कितने हैं? 20। भाग दे देंगे, 50 आएगा, यानी कि 50 सेंटीमीटर। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि 4/3 तथा 3/2 क्रमशः जल तथा कांच के परम अपवर्तनांक हों तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछा गया है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछा गया है। जल का कितना है? जल के सापेक्ष कांच का पूछा गया है, तो क्या करेंगे? जल का है 4/3 और कांच का है 3/2। तो 3/2 बटे में जो जल का अपवर्तनांक है उसको रखेंगे। ये 3 जाएगा सबसे ऊपर और ये 4 जाएंगे 2 के पास। इसको हल कर लेते हैं। 3 में 3 का गुणा हो जाएगा और 4 गुणा 2, यानी कि 9/8। तो आप देखेंगे पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। घरेलू वायरिंग में अर्थ वायर का रंग कैसा होता है? पहला है हरा, दूसरा लाल, तीसरा काला और चौथा सफेद। तो घरेलू वायरिंग में अर्थ वायर का रंग कैसा होता है? हरा होता है, ग्रीन। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किरचॉफ का धारा संबंधी नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? पहला है संवेग, दूसरा ऊर्जा, तीसरा आवेश और चौथा द्रव्यमान। तो किरचॉफ का धारा संबंधी जो नियम है ये आवेश के संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है आपका सी विकल्प, आवेश। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। सन 1845 में किरचॉफ ने विद्युत परपथों में वोल्टता एवं धारा संबंधी 2 नियम प्रतिपादित किए। ये दोनों नियम संयुक्त रूप से किरचॉफ के परपथ के नियम कहलाते हैं। यह नियम विद्युत परपथों के लिए वस्तुतः आवेश संरक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण के नियमों के भिन्न रूप हैं। तो ये और याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये बाइनरी नंबर दिया गया है और हमें दशमलव संख्या इसकी बतानी है। बाइनरी नंबर के तुल्य दशमलव संख्या होती है। तो ये जो बाइनरी नंबर हमें दिया गया है 1 1 0 1, इसको इस तरीके से लिख लीजिए। फिर क्या कीजिए, 2 की घात का गुणा करना है। हम नीचे से करेंगे 1 में गुणा 2 की घात 0, 0 में गुणा 2 की घात 1, 1 में गुणा 2 की घात 2, यानी घातें बढ़ रही हैं और ऊपर से लिखेंगे तो घातें घटेंगी। इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। 0 का किसी में गुणा होता है तो 0 हो जाता है, और किसी की भी घात 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, और 1 का गुणा होगा तो 1 हो जाएगी। 8 4 0 1, इन सबको जोड़ देंगे। ये जो नंबर हमें मिले हैं ये इन सबको जोड़ देंगे। 8 4 12 और 1 13, यानी तीसरा विकल्प जो है वो आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेशम पालन क्या कहलाता है? पहला है पिसीकल्चर, दूसरा है एपीकल्चर, तीसरा है सेरीकल्चर और चौथा है एग्रीकल्चर। तो रेशम पालन ये और विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में जान लीजिए।
पिसीकल्चर क्या कहलाता है? तो पिसीकल्चर कहलाता है मत्स्य उत्पादन। एपीकल्चर क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन। और एग्रीकल्चर जो है ये कृषि कार्यों से संबंधित होता है। तो ये और याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले समस्त जीवधारी होते हैं। पहला है एक कोष की, दूसरा है प्रोकैरियोटिक, तीसरा है पहला है एक कोष की तथा प्रोकैरियोटिक, दूसरा है एक कोष की तथा यूकैरियोटिक, तीसरा है बहुकोष की एवं प्रोकैरियोटिक और चौथा है बहुकोष की तथा यूकैरियोटिक। तो प्रोटिस्टा जगत से संबंध रखने वाले जो होते हैं वे एक कोष की होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। और इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। ये स्वतंत्र जीवी, परजीवी या स्वपोषी सभी प्रकार के हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक बीजों के अंकुरण से संबंध रखता है? पहला है प्लास्टोसाइनिन, दूसरा है फाइटोक्रोम, तीसरा है क्लोरोफिल और चौथा है जैंथोफिल। तो जो फाइटोक्रोम है ये वर्णक बीजों के अंकुरण में सहायक होता है। यह क्लोरोफिल का संश्लेषण करता है। यह बीज के बढ़ने और उसके विकास के लिए उत्तरदायी है। तो बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह ऊतक जो एक हड्डी को यानी अस्थि को दूसरी हड्डी से जोड़ता है कहलाता है। पहला है उपास्थि, दूसरा है वसामय ऊतक, तीसरा है एपिथीलियम और चौथा है स्नायु। तो जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है वह स्नायु यानी लिगामेंट कहलाता है। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। और वह ऊतक जो पेशी को अस्थि से जोड़ता है उसे कंडरा कहते हैं। तो ये भी याद रखिए, टेंडन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजों का जरायुज अंकुरण होता है। पहला है राइजोफोरा, दूसरा है आम में, तीसरा आलू में और चौथा है गन्ने में। तो जरायुज अंकुरण क्या है? इसमें क्या होता है? सबसे पहले तो ये राइजोफोरा में होता है, ये आपको याद रखना है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो गया। ये जो है अंकुरण जो है बीजों को अंकुरित होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और जो लवड़ी दलदल होता है उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। तो जो बीज होते हैं ये मात्र पौधे पर फल के अंदर रहते हुए ही अंकुरित हो जाते हैं। तो ये जो है जरायुज अंकुरण कहलाता है। पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा का एसआई मात्रक है। पहला है अर्ग, दूसरा जूल, तीसरा कैलोरी और चौथा वाट। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक जो है वह है जूल। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। ऊष्मा जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जो दो वस्तुओं के बीच उनके तापांतरण के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि पी एफ तथा ए क्रमशः दाब, बल एवं क्षेत्रफल को प्रदर्शित करते हों तो इसमें से बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें जो आपका पहला विकल्प है P बराबर F अपॉन में A, यानी दाब बराबर बल बटे में क्षेत्रफल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 5 सेकंड में एक वस्तु का संवेग 10 मात्रक से बढ़कर 25 मात्रक हो जाए तो इस पर कार्यरत बल होगा। तो 5 सेकंड में एक वस्तु का जो संवेग है 10 मात्रक से बढ़कर हो गया है 25 मात्रक, तो इस पर कार्यरत बल बताना है। तो F बराबर P2 माइनस P1 अपॉन में T। वैल्यू रख देंगे। P2 कितना है 25, P1 कितना है 10 और समय कितना दिया गया है 5। 25 से 10 गया, 15 बचा और 15 जो है 5 से 3 बार कट गया, यानी कि 3 मात्रक। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। खाना बनाने के बर्तन में अभ्रक का उपयोग होता है क्योंकि यह पहला है ऊष्मा का कुचालक तथा विद्युत का सुचालक है, दूसरा है ऊष्मा का सुचालक तथा विद्युत का कुचालक है, तीसरा है ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का सुचालक है और चौथा है ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक है। तो खाना बनाने के बर्तन में अभ्रक का उपयोग होता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक है और विद्युत का कुचालक है। तो बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो गया। अभ्रक एक बहुउपयोगी खनिज है जो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में खंडों के रूप में पाया जाता है। हल्के पीले रंग का, हरे या काले रंग का होता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण होता है। पहला है 45 अंश, दूसरा है 0 अंश, तीसरा है 90 अंश और चौथा है 145 अंश। तो पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के मध्य बनने वाले कोण को नमन कोण या नति कोण कहते हैं और पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 अंश होता है।
तथा विषुवत या भूमध्य रेखा पर नमन कोण 0 अंश होता है। तो हमसे पूछा गया है चुंबकीय ध्रुव पर, तो 90 अंश होगा। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण में उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है। पहला है जल, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ग्लूकोज और चौथा क्लोरोफिल। तो उपोत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त वह घटक है जो रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है। पहला है हेपेरिन, दूसरा है एंटीबॉडी, तीसरा है थ्रोम्बिन और चौथा हीमोग्लोबिन। तो रक्त का वह घटक जो रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है, तो वह होता है हेपेरिन। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं इसमें पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं ये पूछा जा रहा है। पहला है यकृत, दूसरा आमाशय, तीसरा अग्न्याशय और चौथा हृदय। तो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो हैं ये अग्न्याशय में पाई जाती हैं। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अग्न्याशय में एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं के समूह बिखरे रहते हैं, ये लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहलाते हैं। लैंगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्रावण होता है, जो यकृत में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचय करने का कार्य करता है। तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंजाइम का रासायनिक रूप से होता है। पहला है एंजाइम रासायनिक रूप से होता है, माफ कीजिएगा। पहला विकल्प है अम्ल, दूसरा लिपिड, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट और चौथा है प्रोटीन। तो एंजाइम रासायनिक रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। एंजाइम जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। ये जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ा देते हैं। तो इसमें आपका डी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन बी है? पहला है एस्कॉर्बिक अम्ल, दूसरा फार्मिक अम्ल, तीसरा मैलिक अम्ल और चौथा है पाल्मिटिक अम्ल। तो जो अम्ल विटामिन बी है वह है आपका एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी है ये। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है और इसके प्रमुख स्रोत क्या है? खट्टे फल हैं, जैसे नींबू है, संतरा है, मौसमी है। आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, तो ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न है प्राकृतिक रबर का एकलक होता है। पहला है आइसोप्रीन, दूसरा नियोप्रीन, तीसरा है टेरिलीन और चौथा है आरलॉन। तो प्राकृतिक रबर का एकलक पूछा गया है, तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है आपका आइसोप्रीन। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। प्राकृतिक रबड़ का एकलक आइसोप्रीन होता है। प्राकृतिक रबड़ कुछ विशिष्ट जाति के रबर के पेड़ों से निकले लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है और शुद्ध प्राकृतिक रबड़ मृदु होती है और रबड़ को उपयोगी बनाने के लिए इसे सल्फर के साथ गर्म करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक कौन सा है? पहला है आइसोपेंटेन, दूसरा एन पेंटेन, तीसरा है नियोपेंटेन और चौथा है आइसोब्यूटेन। तो सर्वाधिक क्वथनांक वाला यौगिक पूछा गया है, तो वह है आपका एन पेंटेन। बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरोमेटिक यौगिकों के अणुओं में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो एरोमेटिक यौगिकों के अणुओं में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वह होती है 4n+2। सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। जहां 4n+2 विस्थापित पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं और यह नियम हैकल का नियम कहलाता है। तो 4n+2 सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया। पहला है परमाणुओं में नाभिक, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है इलेक्ट्रॉन और चौथा है परमाणुवीय द्रव्यमान। तो रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप परमाणु में नाभिक की खोज हुई। तो पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन विषमांगी मिश्रण नहीं है? पहला है दूध, दूसरा हवा, तीसरा धुआं और चौथा जेली। तो जो विषमांगी मिश्रण नहीं है वह बताना है। तो जो हवा है ये विषमांगी मिश्रण नहीं है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों के संघटक एवं गुण समान होते हैं, तो वो समांगी मिश्रण कहलाता है। और जिसमें अवयवी पदार्थों के संगठन और गुण समान नहीं होते वह विषमांगी मिश्रण कहलाता है। तो ये याद रखिएगा। जैसे जो समांगी मिश्रण का उदाहरण यदि आपसे पूछ लिया जाए, इसमें तो विषमांगी पूछा गया है, समांगी पूछ लिया जाए तो समांगी मिश्रण जो होते हैं इनके अवयव जो हैं नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते। जैसे चीनी को आप जल में घोल दें, पीतल, कांच आदि ये सभी क्या है? ये समांगी मिश्रण है। और हवा भी क्या है? ये भी समांगी मिश्रण का उदाहरण है। जबकि जो विषमांगी मिश्रण होते हैं, जैसे
दूध है, जल, प्रोटीन और वसा का मिश्रण है, रक्त, धुआं, जेली, बारूद, बादल, मिट्टी आदि विषमांगी मिश्रण है। क्योंकि इनके कणों के गुण एक समान नहीं होते और इनके कणों के अवयवों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। तो अंतर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव है? 26 नंबर का क्वेश्चन है। थोड़े से नंबर यहाँ पर ऊपर नीचे हो गए हैं। ये 26 नंबर का है। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है? पहला है कोक, दूसरा पेट्रोल, तीसरा पैराफिन, मोम और चौथा है स्नेहक तेल। तो पेट्रोलियम जो है हाइड्रोकार्बनों और ईंधनों का एक प्रमुख स्रोत है। पेट्रोल, केरोसिन, डीजल और पैराफिन, मोम ये सभी पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं, लेकिन कोक नहीं प्राप्त होता। तो पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। कोक जो है कठोर काला सरंध्र पदार्थ है जो कोयले के अनोक्सी दहन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक धातु एम अम्लों से क्रिया पर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता, परंतु ऑक्सीजन से क्रिया पर एक काले रंग का यौगिक देता है। एम को पहचानिए। तो जो कॉपर होता है ये अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता। कॉपर को वायु या ऑक्सीजन में तेज गर्म करने पर काले रंग का क्यूप्रस ऑक्साइड और क्यूप्रिक ऑक्साइड यौगिक बनता है। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह कॉपर हो जाएगा, डी विकल्प। अगला प्रश्न दिया गया है, किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी? तो परमाणुओं की संख्या क्या होती है? द्रव्यमान, ग्राम में और परमाणु भार। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबका परमाणु भार निकालेंगे और फिर निकालेंगे परमाणुओं की संख्या। तो परमाणु भार क्या होगा? 16 ग्राम CO2 का परमाणु भार क्या होगा? सबसे पहले इसका परमाणु भार निकाल लेते हैं CO2 का। 12 प्लस 2 गुणा 16 कितना निकलेगा? 16 दूनी 32 और 32 और 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 44। इसी तरीके से N2 का निकाल लेते हैं। 16 ग्राम सबसे N2 का पहले तो परमाणु भार निकाल रहे हैं, तो N2 का परमाणु भार कितना हो जाएगा? 2 गुणे 14 यानी कि 28। फिर CH4 का निकालेंगे तो 12 प्लस 1 गुणा 4 यानी कि 16 और O2 का निकाल लेंगे 2 गुणा 16 यानी 32। ये हमने सबके परमाणु भार निकाल लिए। अब परमाणुओं की संख्या हमें बतानी है किसमें अधिकतम होगी, तो द्रव्यमान बटे में परमाणु भार। तो द्रव्यमान सबका दिया गया है 16 ग्राम 16 ग्राम, तो चलिए 44 है तो 16 बटे में 44 इसे हल करेंगे तो आ जाएगा 0.36। इसी तरीके से 28 का निकालेंगे यानी कि 16 बटे में 28। सबको एक एक करके सॉल्व कर लेंगे तो इसका आएगा 0.57। 16 का 16 बटे में 16, 16 एकम 16 हो जाएगा और 32 का इसका आएगा 16 बटे में 32 यानी कि 1 बटे में 2 यानी 0.5। अब इसमें अधिकतम पूछा गया है तो अधिकतम किसका है? CH4 का। ये वाला आप देखिए 0.57 यानी सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले निकालेंगे परमाणु भार और जो द्रव्यमान दिया गया है परमाणु भार बराबर क्या होता है? परमाणु भार तो निकाल लेंगे, परमाणुओं की संख्या बतानी है तो परमाणुओं की संख्या द्रव्यमान बटे हुए परमाणु भार। तो सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एथिलीन और एसिटिलीन को प्रयोगशाला में इनमें से किसके द्वारा विभेदित किया जाता है? तो एथिलीन और एसिटिलीन को टॉलेन अभिकर्मक द्वारा विभेदित किया जाता है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, टॉलेन अभिकर्मक। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए यौगिकों में से किस यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है? तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या किसमें +2 है ये पूछा गया है। तो इसमें जो बी विकल्प है ये आपका उत्तर होगा। चलिए कैसे होगा देख लीजिए। हमने मान ली ऑक्सीजन की X, X बराबर कितना हो गया? 2।
तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन्स की तरह कार्य करता है? पहला विकल्प है विटामिन सी, दूसरा है विटामिन डी, तीसरा है विटामिन ई और चौथा है विटामिन बी। तो जो हार्मोन्स की तरीके से कार्य करता है वह है आपका विटामिन डी। दूसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। विटामिन डी जो है ये वसा में घुलनशील एक विटामिन है और हार्मोन की तरह कार्य करता है। तो ये आपको याद रखना है, इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ऊतक है? पहला है रक्त, दूसरा विरक्त, तीसरा फेफड़ा और चौथा अंडाशय। तो पूछा गया है कि कौन सा ऊतक है। तो जो रक्त है, ब्लड है, ये तरल संयोजी ऊतक है, पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंड जनन की प्रक्रिया में जो हार्मोन अधिकतम होता है उसका नाम है, पहला है एस्ट्रोजन, दूसरा है FSH, तीसरा है LH और चौथा है प्रोजेस्टेरोन। तो अंड जनन की प्रक्रिया में जो हार्मोन अधिकतम होता है वह है आपका LH। तीसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। इसका नाम क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो याद रखिएगा, महिलाओं में यह एस्ट्रोजन के साथ मिलकर अंडाशय को अंडाणु मुक्त करने के लिए, कॉर्पस ल्यूटियम के निर्माण के लिए तथा गर्भाशय को निषेचित अंडा को ग्रहण करने के लिए तैयार करने हेतु प्रेरित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिप्पोकैम्पस है एक, पहला है प्रोटोकार्डेट, दूसरा है मीन, तीसरा स्तनधारी और चौथा है सीलेंट्रेट। तो इसमें जो हिप्पोकैम्पस है ये क्या है? ये एक फिश है, मीन है, मीन माने मछली। दूसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। हिप्पोकैम्पस समुद्र में पाई जाने वाली मछली की प्रजाति है। इसका सिर घोड़े के समान होता है, इसलिए इसे समुद्री घोड़ा यानी सी हॉर्स भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयस्क कॉपर पायराइट का सांद्रण किया जाता है, पहला है फेन प्लवन विधि द्वारा, दूसरा है गुरुत्वीय विधि के द्वारा, तीसरा है इनमें से कोई नहीं और चौथा है चुंबकत्व विधि के द्वारा। तो अयस्क कॉपर पायराइट का सांद्रण किया जाता है फेन प्लवन विधि द्वारा, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2-मेथिल प्रोपेन में 3 डिग्री कार्बन की संख्या है, पहला है 3, दूसरा 0, तीसरा 2 और चौथा 1। तो 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़े कार्बन परमाणु को तृतीयक कार्बन परमाणु या 3 डिग्री कहते हैं। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह होगा 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम क्या होगा? इसका IUPAC नाम बताना है। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा? 2-मेथिल प्रोपेन। दूसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। और इसका साधारण नाम पूछ लिया जाए तो आइसोप्रोपिल मैथिल ईथर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन के बाद श्रृंखलन हेतु बंद ऊर्जा है, पहला है सल्फर, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा फास्फोरस और चौथा नाइट्रोजन। तो कार्बन के बाद श्रृंखलन हेतु बंद ऊर्जा जो है वह है सिलिकॉन। दूसरा विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। कार्बन परमाणुओं में एक दूसरे से जुड़कर कार्बन परमाणुओं की लंबी खुली और बंद श्रृंखलाएं बनाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। किसी तत्व के परमाणुओं का एक दूसरे से जुड़कर खुली या बंद श्रृंखलाएं बनाने का गुण उसका श्रृंखलित होने का गुण कहलाता है। कार्बन में श्रृंखलित होने की प्रबल प्रवृत्ति होती है, यह आपको याद रखना है। और यह प्रवृत्ति सिलिकॉन में कम और जर्मेनियम में बहुत कम होती है। तो कार्बन के बाद सिलिकॉन में, तो ये याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, पदार्थ X के NX मोल को पदार्थ Y के NY मोल में घोला गया, इसके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है पदार्थ X तथा Y के मोल अंशों का योगफल एक होता है। तो ये सही लिखा हुआ है। ये सही है। X का मोल अंश बराबर X के मोलों की संख्या बटे में विलयन के मोलों की संख्या, ये भी सही है। C का मोल अंश बराबर NY/NX + NY, ये सही है। लेकिन D वाला गलत है। ABC सही है, तीसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नति कोण का मान होता है,
तो अभी आपको बताया था, याद होगा आप लोगों को। तो पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नति कोण का जो मान है वह 0 अंश होता है, 0 डिग्री। चौथा विकल्प उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, डेसिबल है। पहला है शोर का तरंग दैर्घ्य, दूसरा है ध्वनि स्तर की माप, तीसरा है एक वाद्य स्वरक और चौथा है एक वाद्य यंत्र। तो डेसिबल जो है ये ध्वनि स्तर की माप है, दूसरा विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किरचॉफ धारा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? पहला है द्रव्यमान, दूसरा है आवेश, तीसरा इनमें से कोई नहीं और चौथा संवेग। तो ये आवेश संरक्षण पर आधारित है। अभी इस तरीके का प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न है, एम द्रव्यमान के एक कण की गतिज ऊर्जा ई है, इसका संवेग होगा। तो गतिज ऊर्जा दी गई है क्या? ई दी गई है। देख लीजिए, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। ई बराबर हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। गतिज ऊर्जा कितनी होती है? हाफ एम वी स्क्वायर होती है। और संवेग क्या होता है? एम इंटू वी। यहां से v का मान निकाल लेते हैं। p अपॉन एम हो गया v का मान। इतना आपको समझ में आया होगा। और ये v का मान हम इस गतिज ऊर्जा में जहां v दी गई है वहां पर रख देंगे। नेक्स्ट पेज में देख लीजिए। E बराबर था हाफ एम वी स्क्वायर। इसमें हम v की वैल्यू रख देंगे हाफ एम। v की वैल्यू p अपॉन में m हमने निकाली थी स्क्वायर। p का स्क्वायर और m का स्क्वायर, ये स्क्वायर से एक m कट गया। E बराबर आया हाफ ये p स्क्वायर अपॉन में m। हमें p की वैल्यू निकालनी है, तो 2me बराबर p स्क्वायर। ये स्क्वायर हटेगा, इस पर आ जाएगा इस तरीके से अंडर रूट, यानी p बराबर हो गया अंडर रूट 2me। चलिए विकल्प देख लेते हैं। विकल्प जो होगा वह हो जाएगा तीसरा विकल्प, इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा विकल्प आपका उत्तर है अंडर रूट 2me। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि x1 लंबाई के वस्तु का उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब x2 लंबाई का हो तो एक बात आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है आपको? आपको याद रखना है उत्तल दर्पण के सामने x1 लंबाई की वस्तु चाहे जहां पर स्थित हो, उसका प्रतिबिंब x2 सदैव दर्पण के पीछे ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य बनता है। प्रतिबिंब सीधा होता है, आभासी और वस्तु से छोटा होता है, यानी वस्तु से होगा छोटा। तो इसमें जो आप देख रहे हैं सी विकल्प आपका हो जाएगा उत्तर। सी विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा की एसआई इकाई है, ये प्रश्न भी आ चुका है। तो ऊष्मा की एसआई इकाई जूल है, तीसरा विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न है, माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। पहला है केवल अनुप्रस्थ, दूसरा है अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों, तीसरा है ना तो अनुदैर्घ्य और ना ही अनुप्रस्थ और चौथा है केवल अनुदैर्घ्य। तो माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? केवल अनुदैर्घ्य, डी विकल्प हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम का मान होता है, किसके बराबर होता है ये पूछा जा रहा है। तो 1 एंगस्ट्रॉम का मान जो है ये बराबर होता है 10 की पावर -4 माइक्रोन के। सी विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग की चाल अधिकतम होती है। पहला है वायु में, दूसरा इस्पात में, तीसरा निर्वात में और चौथा जल में। तो ध्वनि तरंग की चाल जो है अधिकतम होती है इस्पात में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन जलीय ब्रायोफाइट है? पहला है मार्केंसिया पॉलीफार्मा, दूसरा है रिक्सिया फ्लूटेंस, तीसरा है मार्केंसिया पाल्माटा और चौथा है रिक्सिया डिस्कलर। तो रिक्सिया फ्लूटेंस, जिसका सामान्य नाम फ्लोटिंग क्रिस्टल वॉर्ट है, तो यही हो जाएगा आपका उत्तर जो है रिक्सिया फ्लूटेंस। बी विकल्प यानी दूसरा विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। जलीय ब्रायोफाइटा पूछा गया था। यह तालाबों में तैरता हुआ पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन पूर्ण स्तंभ परजीवी है? तो पूर्ण स्तंभ परजीवी पूछा गया है। पहला है रेफ्लिसिया, दूसरा है चंदन, तीसरा विस्कम और चौथा अमरवेल। तो अमरवेल जो है पूर्ण स्तंभ परजीवी है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पौधों में होने वाली घटनाओं का मिलान करें। हमें करना है मिलान, फिर बताना है कौन सा विकल्प उत्तर होगा। लिखा है जल अवशोषण, तो ये होता है मूल रोम के द्वारा। ए को मिलाएंगे तीसरे से, और जिसमें ए का तीसरा है वही रखते हैं, बाकी हटा देते हैं। ये विकल्प कट गए, सिर्फ 2 विकल्प बचे हैं। फिर लिखा है खनिज अवशोषण, तो ये होता है एपिब्लेमा, यानी बी का चौथा। बी का चौथा भी दोनों में है, आगे भी मिलाना पड़ेगा। फिर लिखा है जल परिवहन, तो जल परिवहन जा से जल और जा से जाइलम, याद रखिए पहले से मिला देंगे, तो सी का पहला है चौथे में, यही हो जाएगा उत्तर। और खनिज परिवहन फ्लोएम, तो चौथा विकल्प आपका उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्थानिक प्रजातियां क्या हैं? पहला है वो वन्य जातियां जो समाप्त होने की कगार पर हों। दूसरा है वो वन्य जीव जिनको शिकारियों से बचाया गया हो। तीसरा है ये पौधे और जंतु जो समान हो और संसार भर में फैले हों। और चौथा है वो पौधे और जंतु जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो स्थानिक प्रजातियां क्या होती हैं? वे पौधे होते हैं, पौधे या जंतु जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं और कहीं नहीं। चौथा विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। पौधों में मादा जननांग के भागों का व्यवस्थित क्रम है, तो पौधों में मादा जननांग के भागों का व्यवस्थित क्रम पूछा गया है। तो सबसे पहले होता है वर्तिकाग्र, फिर वर्तिका, फिर अंडाशय और फिर पुष्पासन, यानी कि आप देख रहे हैं दूसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर है। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय एवं पुष्पासन। इसकी इंग्लिश नहीं लिख पाई है, माफ कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैल्सिनेशन कौन प्रदर्शित करता है? कैल्सिनेशन कौन प्रदर्शित करता है ये बताना है। और यहाँ ये कैल्सिनेशन भी गलत लिख गया है, इस तरीके से नहीं लिखते हैं। इस तरीके से कैल्सिनेशन लिखते हैं, यानी निस्तापन कौन प्रदर्शित करता है? तो गर्म करके धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोक्साइड को धातु ऑक्साइड में बदलना कैल्सिनेशन यानी निस्तापन कहलाता है। इसमें जो कैल्सिनेशन प्रदर्शित कर रहा है वह है आपका पहला विकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी रंगहीन गैस लेड एसीटेट पेपर को काला कर देती है? पहला है हाइड्रोजन सल्फाइड, दूसरा है ब्रोमीन, तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड और चौथा क्लोरीन। तो हाइड्रोजन सल्फाइड एक रंगहीन गैस है, यह गैस लेड एसीटेट पेपर को काला कर देती है। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह पहला विकल्प हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न यौगिकों पर विचार कीजिए। अब इसमें ये यौगिक ऊपर दिए गए हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन स्नेही जो हैं वो बताने हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन कौन से हैं ये बताने हैं। तो ये चारों ही इलेक्ट्रॉन स्नेही हैं। वह अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही का कार्य करता है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक या इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाता है। तो इसमें आपका जो उत्तर है वह तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा नाभिक स्नेही योजज अभिक्रिया के लिए सबसे अधिक क्रियाशील है? अब यहाँ पर मुझे ये स्क्रीनशॉट लगाना पड़ा क्योंकि इस तरीके से ये टाइप नहीं हो पा रहा था। तो वह योग अभिक्रिया जिसमें कार्बनिक अणु के कार्बन ऑक्सीजन युग्म बंध पर नाभिक स्नेही अभिकर्मक का योग होता है, नाभिक स्नेही योग अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह पहला विकल्प हो जाएगा, ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी के एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर, तो ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होगा ये पूछा जा रहा है। पहला है विद्युत ऋणात्मकता के मान में कमी आती है, दूसरा है परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, तीसरा है आयनन एंथैल्पी के मान में कमी आती है। तो इसमें बताना है एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होगा। तो आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकताएं नियमित रूप से घटती हैं, यानी विद्युत ऋणात्मकता के मान में कमी आती है। तो इसमें जो आपका उत्तर है, इसके अलावा परमाणु त्रिज्याएं जो हैं क्रम से बढ़ती हैं और किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर जैसे जैसे तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ता है वैसे वैसे तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं भी बढ़ती हैं। इसमें जो आप देखेंगे कौन कौन से सही हैं, तो ये तीनों ही सही लिखे हुए हैं। आयनन एंथैल्पी के मान में कमी आती है, परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है और विद्युत ऋणात्मकता के मान में कमी आती है। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा, तीनों ही सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 जगत वर्गीकरण विधि के अनुसार बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल को सम्मिलित किया गया है। पहला है कवक में, दूसरा है मोनेरा में, तीसरा पादप में और चौथा है प्रोटिस्टा में। तो 5 जगत के बारे में कल मैंने भी आपको बताया था।
वीडियो लगातार देख लीजिए, आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है महत्वपूर्ण है। बाकी आपकी मर्जी। 5 जगत वर्गीकरण विधि के अनुसार बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल को किसमें सम्मिलित किया गया है? तो इन्हें सम्मिलित किया गया है मोनेरा में। दूसरा विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। मोनेरा में सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है, जैसे माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया। तो ये आपको याद रखना है। और सन 1969 में R.H. विटेकर ने समस्त जीवों को 5 जगतों में विभाजित किया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, पादप और जंतु। तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 60 प्रश्न कंप्लीट हुए, 40 और बचे हुए हैं। और आप लोगों ने यदि वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। 1000 प्रश्न करवाने के लिए मैंने कहा है तो मैं करवाऊंगी। और 1000 प्रश्न में आपके 30 प्रश्न तो फंसने ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंदों के गोली आकार का उल्लेख करने के लिए जल के निम्नलिखित गुणों में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? पहला है श्यानता, दूसरा है पृष्ठ तनाव, तीसरा है क्रांतिक परिघटना और चौथा है दाब। तो वर्षा की बूंदों के गोली आकार का उल्लेख करने के लिए पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। क्योंकि जो गोलाकार वस्तुएं होती हैं इनका क्षेत्रफल सभी आकारों में न्यूनतम होता है, इसलिए पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? पहला है आर्गन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा ऑक्सीजन। तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु खनिज नहीं है? पहला है हेमेटाइट, दूसरा बॉक्साइट, तीसरा जिप्सम और चौथा लेमोनाइट। तो कौन सी धातु खनिज नहीं है? तो जिप्सम जो है ये खनिज नहीं है, ये कैल्शियम सल्फेट है। तो इसमें जो आपका उत्तर है सी विकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अधातुओं में कौन सा द्रव है? पहला है ब्रोमीन, दूसरा आयोडीन, तीसरा सल्फर और चौथा फास्फोरस। तो अधातुओं में कौन सा द्रव है? तो वह है आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु तत्व है। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा पहला विकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की? पहला है आइजैक न्यूटन, दूसरा है अल्बर्ट आइंस्टीन, तीसरा है बेंजामिन फ्रैंकलिन और चौथा है मैडम मैरी क्यूरी। तो रेडियम की खोज दिसंबर 1898 ईस्वी में मैडम क्यूरी ने अपने पति पियरे क्यूरी के साथ मिलकर की थी। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह हो जाएगा डी विकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? पहला है अम्ल वर्षा, दूसरा है विश्वव्यापी तापन, तीसरा है रेडियोधर्मिता और चौथा है जीवाणविक क्रिया। तो स्टोन कैंसर का कारण क्या है? अम्ल वर्षा, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। स्टोन कैंसर पत्थरों एवं मूर्तियों पर जमे धूल गंदगी के परतों पर पानी की क्रिया से होने वाले हानिकारक प्रभाव को कहा जाता है। अम्ल वर्षा के कारण पत्थरों एवं मूर्तियों पर जमे गंदगी में सल्फेट, नाइट्रेट, फ्लोराइड, सोडियम आदि पानी से क्रिया करके उन्हें क्षति पहुंचाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ब्राइन है, पहला है NaCl का संतृप्त विलयन, दूसरा है विरंजक चूड़ का सामान्य नाम, तीसरा है क्लोरीन का जली विलयन और चौथा है Na2SO4 का जली विलयन। तो ब्राइन क्या है? ब्राइन जो है NaCl का संतृप्त विलयन है। NaCl यानी नमक। तो ब्राइन नमक का उच्च सांद्रता वाला विलयन होता है, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। पहला है एसिटिलीन, दूसरा इथेन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा नाइट्रोजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया और ये जो प्रश्न है ये पेपर फर्स्ट में EVS में भी पूछ लिया जाता है। तो पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर है एसिटिलीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है, तो वायु में नाइट्रोजन गैस का जो प्रतिशत है वह 78% है, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा और सबसे अधिक मात्रा में है, ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओजोन है, पहला है ऑक्सीजन का एक यौगिक, दूसरा है ऑक्सीजन का एक अपर रूप, तीसरा है ऑक्सीजन का एक समावयव और चौथा है ऑक्सीजन का एक समस्थानिक। तो ओजोन जो है ये क्या होता है? ऑक्सीजन का एक अपर रूप है, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। और ओजोन परत कहाँ पाई जाती है आपसे पूछ लिया जाए तो समताप मंडल में। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, ये भी याद रखना है। तो ये क्वेश्चन उसी के तरीके का है। अभी एक क्वेश्चन लगवाया था, लिखा है m द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? हाफ mv² होती है। k बराबर काइनेटिक एनर्जी, उसमें E कहा गया था इसलिए हमने E लिखा था। k बराबर होती है हाफ mv²। और संवेग p बराबर क्या होता है? m × v। यहाँ से v का मान निकाल लीजिए, p/m।
और ये v का मान ऊपर रख दीजिए इसमें, हाफ m p स्क्वायर अपॉन v m स्क्वायर, ये एक स्क्वायर ये m से कट गया, k बराबर हो गया p स्क्वायर अपॉन 2m। तो इसमें आप देखेंगे कौन सा विकल्प उत्तर है, p स्क्वायर अपॉन 2m, यानी डी विकल्प उत्तर है। उसी के तरीके का है जैसे इसके पहले बताया था एक क्वेश्चन। अगला प्रश्न है 4, 10 और 20 ओम के प्रतिरोधों के समांतर समूह को 15 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया, परपथ में धारा होगी। तो समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो समांतर क्रम में जोड़ा है 1/r बराबर 1/4 प्लस 1/10 प्लस 1/20। इसको कर लेंगे सॉल्व, इसका लेंगे एलसीएम, 20 आएगा 20, इसको हल करेंगे 5, 2, 1, 8/20। इसे काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि 1/r बराबर 2/5 और r बराबर हो गया 5/2। इतना समझ में आपको आया होगा। अब हमें क्या बतानी है, हमें बतानी है धारा, यानी v बराबर आई आर, v बराबर आई आर। v का मान हमें दिया गया है 15, i का मान हमें निकालना है और r हमने निकाल लिया है 5/2। ये 2 हो जाएंगे 15 के पास, 15 दूनी 30 और ये 5 नीचे हो जाएंगे, 5 × 31 यानी 6 एम्पियर। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। साधारण सी कैलकुलेशन है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा एक लौह चुंबकी है। पहला है सोना, दूसरा निकल, तीसरा लकड़ी और चौथा मैग्नीज। तो इसमें से बताना है कौन सा लौह चुंबकी है, तो वह है आपका निकल। लोहा, निकल, मैग्नेटाइट ये लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की चाल अधिकतम है, पहला है वायु में, दूसरा जल में, तीसरा निर्वात में और चौथा इस्पात में। तो ये प्रश्न अभी आ चुका है। इस्पात में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी और निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न है जब कांच की एक छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तब इस पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। पहला है विद्युत आवेश, दूसरा धनावेश, तीसरा ऋणावेश और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जब कांच की एक छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तब इस पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है, इस पर होता है धन आवेश उत्पन्न। बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक घूमते हुए समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण होगा। तो पूछा गया है कि समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 अंश है, तो परावर्तन कोण क्या होगा। तो परावर्तन कोण जो है दुगना हो जाएगा, यानी 120 अंश। डी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरणीय साधन है। पहला है प्राकृतिक गैस, दूसरा पेट्रोलियम, तीसरा भूजल और चौथा कोयला। तो भूजल जो है ये ऊर्जा का नवीनीकरण संसाधन है। भूजल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये नवीनीकरणीय संसाधन है। और अनवीकरणीय पूछ लिए जाएं तो पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, तो ये भी याद रखिए। इसमें आपका सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। पहला है वेग, दूसरा त्वरण, तीसरा द्रव्यमान और चौथा बल। तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान प्राप्त होता है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो 1 नैनोमीटर जो है ये बराबर होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के। बी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया। पहला है रदरफोर्ड, दूसरा है रोटेंजन, तीसरा है मैक्सवेल और चौथा है टॉर्सेली। तो इसमें आपका बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। 1909 में इन्हें एक्सरेज की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये भी याद रखिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है। पहला है कॉटन, दूसरा सिल्क, तीसरा है एक्रिलिक और चौथा जूट। तो प्राकृतिक रेशा नहीं है एक्रिलिक। सी विकल्प उत्तर हो जाएगा। ये कृत्रिम रेशा है, ये भी याद रखिए। बाकी सभी प्राकृतिक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अदरक रूपांतरण है, पहला है तने का, दूसरा है जड़ का, तीसरा पत्ती का और चौथा फल का। तो अदरक, आलू, हल्दी ये सभी तने हैं, तो ये भी याद रखिए। पहला विकल्प उत्तर है। और गाजर, मूली ये जड़ें हैं, तो ये भी याद रखिए।
अगला प्रश्न है वास्तविक फल उत्पन्न होते हैं। पहला है अंडाशय से, दूसरा है थैलेमस से, तीसरा पंखुड़ी से और चौथा बायदल से। तो फल का निर्माण अंडाशय से होता है, तो वास्तविक फल अंडाशय से उत्पन्न होते हैं, पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऐसा पादप जो बीज की अपेक्षा बीजाणु के माध्यम से प्रजनन करता है। पहला है सरसों, दूसरा धनिया, तीसरा फर्न और चौथा है पेटूनिया। तो ऐसा पादप जो बीज की अपेक्षा बीजाणु के माध्यम से प्रजनन करता है वह होता है फर्न। फर्न जो है अपुष्पीय पौधा है, तो ये भी याद रखिए, जिसका प्रजनन बीज की अपेक्षा बीजाणुधानी से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व है। पहला है मैग्नीशियम, दूसरा कॉपर, तीसरा नाइट्रोजन और चौथा लौह। तो पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व पूछा गया है, तो वह है आपका मैग्नीशियम, पहला विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग नहीं है। पहला है रिकेट्स, दूसरा है हाइपरटेंशन, तीसरा है आर्थराइटिस और चौथा है कोलेरा। तो कौन सा गैर संचारी रोग नहीं है, तो इसमें आप देखेंगे जो कोलेरा है, हैजा, ये गैर संचारी रोग नहीं है, डी विकल्प इसमें आपका होगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पेंसिलिन प्रतिजैविक दवाएं प्राप्त होती हैं। पहला है जीवाणु से, दूसरा फफूंद से, तीसरा शैवाल से और चौथा नील हरित शैवाल से। तो पेंसिलिन प्रतिजैविक दवाएं प्राप्त होती हैं, ये प्राप्त होती हैं फफूंद से, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, फंगस से प्राप्त होती हैं। इसकी खोज द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, तो ये भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ऊर्जा का स्रोत नहीं है। पहला है विटामिन, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा और चौथा है कार्बोहाइड्रेट। तो विटामिन जो हैं ये शरीर के लिए आवश्यक तत्व है, अल्प मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है, लेकिन ये ऊर्जा के स्रोत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को कहा जाता है। पहला है कोडोन, दूसरा म्यूटोन, तीसरा इंट्रोन और चौथा एक्सोन। तो डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को क्या कहा जाता है, एक्सोन, एक्सोन नहीं होगा, एक्सोन होगा यहाँ पर, डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। डीएनए जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाए जाने वाले पदार्थ है जो आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। पहला है सिलिकॉन, दूसरा सोडियम, तीसरा कॉपर और चौथा कैल्शियम। तो कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, तो वह है आपका कैल्शियम, डी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो आखिरी 10 प्रश्न बचे हुए हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या निर्धारित करती है। पहला है कक्षकों की आकृति, दूसरा है कक्षकों का अभिविन्यास, तीसरा है एक कक्षक की संपूर्ण ऊर्जा और चौथा है एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या निर्धारित क्या करती है, कक्षकों का अभिविन्यास। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा बी विकल्प हो जाएगा। चुंबकीय क्वांटम संख्या केवल उपकोष में इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास को बताता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन किसी उपकोष के किस ऑर्बिटल में है इसकी जानकारी देता है। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है। पहला है सिट्रिक एसिड, दूसरा नाइट्रिक, तीसरा सल्फ्यूरिक और चौथा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो पूछा गया है दुर्बल अम्ल, तो ऐसे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से ही आयनीकृत होते हैं, फलस्वरूप कम मात्रा में हाइड्रोजन देते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह हो जाएगा सिट्रिक अम्ल, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस वैज्ञानिक ने जंतुओं की पहचान के लिए तालिका विकसित की थी। पहला है गोए, दूसरा है क्यूवियर, तीसरा जॉन रे और चौथा है थियोफ्रेस्टस। तो किस वैज्ञानिक ने दी थी तालिका, जॉन रे ने। जॉन रे ने जंतुओं की पहचान के लिए तालिका विकसित की थी। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में वर्गीकरण के बारे में अपना मत प्रस्तुत किया, जो आगे चलकर आधुनिक टैक्सोनॉमी का आधार बना था। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा सी विकल्प, जॉन रे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीज रहित फलों का कोई प्रयोग नहीं है। पहला है नारियल में, दूसरा टमाटर में, तीसरा केला में और चौथा अंगूर में। तो बीज रहित फलों का कोई प्रयोग नहीं है नारियल में। बीज रहित फल एक परिपक्व बीज रखने के लिए विकसित फल है। इन फलों की खपत अधिक है, अतः इनके बड़े पैमाने पर व्यावसायिक उपयोग हैं। इन फलों में मुख्य रूप से तरबूज, टमाटर, केला आदि शामिल है। अब इसमें पूछा गया था बीज रहित फलों का कोई प्रयोग नहीं है, तो नारियल में नहीं है, पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कपास के रेशे प्राप्त होते हैं, पहला है आंतरिक फल भित्ति से, दूसरा बाह्य दल पुंज से, तीसरा बीज चोल से और चौथा फल भित्ति से। तो कपास के रेशे प्राप्त होते हैं बीज चोल से, सीड कोट से। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। रेशम कीट की किस अवस्था से रेशम प्राप्त होता है? पहला है अंडा, दूसरा है प्यूपा, तीसरा वयस्क और चौथा लार्वा। तो रेशम कीट की किस अवस्था से रेशम प्राप्त होता है? लार्वा से। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पित्रस्थ अंकुरण विशेषता है, पहला है जलीय पौधों में, दूसरा मरुस्थली में, तीसरा मैंग्रोव पौधों की और चौथा झाड़ियों की। तो पित्रस्थ अंकुरण अवस्था यानी जरायुज अंकुरण तो मैंग्रोव पौधों की है। सी विकल्प उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। HIV मुख्यतः संक्रमित करता है, तो HIV मुख्यतः क्या संक्रमित करता है? सहायक लिम्फोसाइट्स। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। HIV का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, और ये जो वायरस है इसका मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बी विकल्प उत्तर है। और आज का आखिरी प्रश्न, डाउन सिंड्रोम होता है, पहला है 21वें गुणसूत्र की एक सूत्रता, दूसरा है 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता, तीसरा है पुरुष में एक अतिरिक्त गुणसूत्र और चौथा है स्त्रियों में एक अतिरिक्त गुणसूत्र। तो डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म भी कहा जाता है। यह आनुवांशिक रोग है और अर्धसूत्री विभाजन में अनियमितता के कारण होता है। तो 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता, बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। तो आज 500 प्रश्न पूरे होते हैं। 5वां दिन था, 500 प्रश्न आज पूरे हुए। 500 प्रश्न और बचे हुए हैं। आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फिर भी मैं वीडियो लेकर आती हूँ। तो आप लोगों से बस थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।